मतलब ये प्रारंभिक समय का क्या दिया है, वेग दिया है। अब ध्यान देना, तुमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है पाथ का समीकरण, रास्ते का समीकरण। बताओ क्या होता है फॉर्मूला, या क्या तुम लोग याद किए थे? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या थीटा। अब ध्यान देना, बताओ y और x वैसे ही रहेगा क्योंकि दोनों बदलते रहते हैं। वाई एक्स को वहीं रख दो, बाकी सबका वैल्यू तुम्हें रखना है। बताओ गुरुत्वीय क्षेत्र में जी का मान तुम क्या लेकर के चलोगे? तुम ये ले लेना 9.8 मत लेना, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए तुम 10 ले लो, अच्छा सा कैलकुलेशन होगा। x, बताओ tan थीटा कैसे निकालोगे? तो बताओ ये क्या है, जीरो समय पर उसका वेग है। जीरो समय पर वेग का मतलब प्रारंभिक वेग x के दिशा में ये हो जाएगा जिसको ux बोलोगे, और प्रारंभिक वेग ये y के दिशा में हो जाएगा जिसको uy बोलोगे। अब ये बताओ कि थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे कि किसी भी प्रक्षेप गति में या प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेग वाला 36 के साथ कोण बनाता है वही थीटा होता है। थीटा क्या होता है, प्रारंभिक वेग वाला 36 के साथ जितना कोण बनाता है वो थीटा होता है। अब बताओ यहाँ पर कितना कोण बनाएगा, ये वाला, तो बोलेंगे ux और uy दिया हुआ है। अब बताओ ux और uy दिया हुआ है, तो बताओ tan थीटा इक्वल टू वेक्टर में बता चुके हैं, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो ये थीटा निकालना होगा, तो दूर वाला बाई पास वाला, मतलब uy बाई क्या हो जाएगा, ux हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा tan थीटा इक्वल टू uy 40 दिया है, ux 30 दिया है, यहाँ से tan थीटा इक्वल टू आ गया 4/3। बस इसी 4/3 को यहाँ रख दो, तो आ गया 4/3 माइनस हाफ जी का वैल्यू 10 ले लो, x तो वही रहेगा, बदलने वाला है। बताओ इसका ये वाला वेग कितना होगा, तो बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना, इसको पहचानो u cos थीटा। समझ नहीं पा रहे हो, u cos थीटा का होल स्क्वायर। बताओ इसको ऐसा लिख सकते हो ना, बताओ u cos थीटा किसको बोलते हैं? ध्यान देना, u cos थीटा पिछले लेक्चर को दोहराओ, ux बोलते हैं। अब वही u sin थीटा होता तो यू वाई बोलते, यहाँ u sin थीटा होता तो उसको यू वाई बोलते। अब ध्यान देना, ये यू एक्स हो गया। अब बताओ u cos थीटा यू एक्स है और यू एक्स कितना है, 30 है, तो यहाँ पर पूरे की जगह 30 रख देना, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 4x/3, ये आ गया 5, तो -5x² यू एक्स का, ये पूरा यू एक्स का वैल्यू 30, तो 30 का स्क्वायर कर दो। बाकी हल कर लोगे, नोट कर लो, यही पाथ का समीकरण है। इसको इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सरल कर लेना इसको। बोर्डियन काल टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, 2u, नहीं ये भी होता है देखो, 2u/g, 2u sin थीटा अपन जी भी होता है, लेकिन हमें मालूम है कि ux uy दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे। बताओ मैक्सिमम हाइट क्या होता है, तो u का साइंस का थीटा अपन 2g, लेकिन ux और uy के टर्म में ये हो जाएगा uy का होल स्क्वायर ऐसे बाई 2g। रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, 2ux uy/g। तो ux और uy के टर्म में ये फॉर्मूला लिखवा चुके हैं। बताओ 2 इंटू uy कितना, 40/10, कितना आ गया, 8 सेकेंड आ गया। uy का वैल्यू 40 का स्क्वायर कर दो, ये आ गया 2 इंटू 10, ये आ गया 80 मीटर आ जाएगा। बताओ यहाँ पर 2 इंटू ux का वैल्यू बताओ क्या हुआ, 30, 40, 10, ये आ जाएगा कितना, 240 मीटर हो जाएगा। बताओ
जमीन पर जस्ट गिरने से पहले, मतलब जमीन पर गिरते समय वेग कितना होगा? तो जमीन पर आने से पहले वेग, सुनो ध्यान से, वो आ जाएगा, मतलब जमीन पर आने से जस्ट पहले जो वेग होगा तो बोलते हैं एक्स की दिशा में कोई परिवर्तन वेग में नहीं होगा। क्यों बताओ? क्योंकि एक्स की दिशा में कोई त्वरण नहीं होता। वाई की दिशा में वेग में परिवर्तन होगा, और जब जस्ट गिरने वाला होगा जमीन पर तो इतना ही होगा, लेकिन जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। तो बस ये पिछले टर्म पे बता भी चुके थे, 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये पिछले टर्म पे डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। ये हो गया चारों का आंसर। वस्तु के पद का समीकरण ये दिया है, बताओ क्या होता है उसका फॉर्मूला? एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कंपेयर कर लो, जब कंपेयर करोगे तो बताओ यहां से क्या जाएगा? तो बोलोगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर टेन थीटा है, तो कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो टेन थीटा 1 के बराबर, यहाँ थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करो, तो यहाँ पर जो 1/80 होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 1/80 बराबर, अच्छा जी का मान 10 ले लो, तो हाफ जी हो गया 10 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब बताओ यहां से आ गया 5 और इसको इधर कर दो तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, 5 गुणे 80। यहां देखो u कितना जाएगा? ये u/2 हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई ना 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू 80। यहाँ से यू स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान देना इसको इधर गुणा करके ऐसे देखो लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 16। देखो 16 16 × 5 = 80, 5 और 2 इधर आ गया, u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, अंदर √2 बचा, 20√2। ये आ गया प्रारंभिक वेग, जो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो लास्ट में पूछा गया था। ये आ गया जितने एंगल से इसको फेंका गया है। और बताइए तुम्हें क्या चाहिए? ध्यान देना, रेंज चाहिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू का वैल्यू कितना दिया है? यू स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है? ध्यान देना, यू स्क्वायर का वैल्यू दिया है 2 इंटू 5 इंटू 80 साइन 2 इंटू 45 डिग्री 90, साइन 90 का वैल्यू 1/जी, यहाँ से कटेगा कितना आ गया? 80 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, 2u साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? जी। 2u का वैल्यू रख देना 20√2 साइन 45, साइन 45 का वैल्यू √2 का कैंसिल कर देगा, ये 10, ये कितना जाएगा? 4 सेकेंड। उसी तरीके से मैक्सिमम हाइट का भी वैल्यू निकाल सकते हो, उसके फॉर्मूले में रख करके रख देना, आ जाएगा मैक्सिमम हाइट का भी वैल्यू, अधिकतम ऊंचाई का भी वैल्यू। बोल रहे हैं यू वेग से फेंका जाता है थीटा कोण बना करके, तो इसमें जो है जब यू वेग से फेंका जाएगा थीटा पर, तो परास या रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या होगा? जी होगा। अब वो बोल रहा है कि बताओ थीटा क्या मान होगा जिसके लिए जो परास आएगा वो मैक्सिमम आएगा। परास क्या आएगा? मैक्सिमम, अधिकतम आएगा। मतलब ये क्या पाना है? मैक्सिमम या अधिकतम।
और देखो, क्योंकि जितने वेग से फेंका गया उसको तो नहीं बदल सकते ना, ये पूरा नहीं बदलने वाला है ना, जी बदलेगा ना जितने वेग से फेंका गया है वो बदलेगा। तो बदलने वाला कौन है? साइन टू थीटा, क्योंकि थीटा बदलेगा। अब तभी तो थीटा पूछ रहा है ना कि किस थीटा फेंका जाए कि उसका परास क्या हो जाए, अधिकतम हो जाए, रेंज मैक्सिमम हो जाए। तो ध्यान देना, तो जब थीटा बदलेगा तो साइन टू थीटा बदलेगा। तो अब ये बोलेंगे कि आर अधिकतम तभी होगा जब साइन टू थीटा अधिकतम होगा। मतलब ये अधिकतम तभी होगा जब ये अधिकतम होगा। और बताओ ये साइन टू थीटा का अधिकतम मान कितना होगा? तो ध्यान देना, साइन, अच्छा इसका देखो मतलब ये हुआ, जैसे मान लो तुम प्रैक्टिकली सोच सकते हो ऐसे, एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति के पास उसका खुद का अपना ताकत एक ही होगा। देखो एक जो अधिकतम ताकत होगा वो एक व्यक्ति के पास एक ही होगा ना। हाँ दूसरा व्यक्ति होगा तो उससे हो सकता है वो कमजोर हो या ताकतवर हो, तो उसका जो ताकत होगा वो उसके लिए फिक्स होगा। इस व्यक्ति के लिए इसका ताकत फिक्स है। तो देखो ताकत फिक्स होने का मतलब वहां से ये कह सकते हो यू का मान फिक्स हो जाएगा। मतलब एक व्यक्ति का यू का मान क्या हो जाएगा? फिक्स, जो अधिकतम कितने वेग से फेंक सकता है। अब ध्यान देना, अब मान लो कोई ऐसा कंपटीशन लगा हुआ है कि तीन चार व्यक्ति हैं और सबका ताकत एक ही है, मतलब चारों व्यक्ति का ताकत एक ही है। तो ताकत एक ही से क्या कह सकते हो कि चारों सेम बराबर वेग से फेंक सकते हैं। हम बोले चारों में से कौन सबसे दूर फेंक पाएगा, तो बोलेंगे जो 45 डिग्री का कोण बनाएगा। जो 45 डिग्री का कोण बना करके फेंकेगा वो सबसे दूर फेंकेगा। उससे थोड़ा भी कम हुआ तो वो दूर नहीं फेंक पाएगा, उसके पहले गिर जाएगा। पास में आ गया। एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि वस्तु को u वेग से फेंका जाता है तो कितने थीटा कोण पर फेंका जाए, थीटा क्या मान होगा जिस पर उसकी अधिकतम ऊंचाई का मान अधिकतम होगा। अधिकतम ऊंचाई क्या होता है? ध्यान देना, मान लो किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण से फेंकोगे तो इसका रास्ता कैसा तय करेगा? ये मतलब इसका अधिकतम ऊंचाई कितना है, तो वो क्या उसका अधिकतम ऊंचाई है। तो हम बोले थे इस अधिकतम ऊंचाई का मान अधिकतम हो उसके लिए थीटा कितना होगा। बस में आ रहा है। यहां पर सिंपल सा पहले फॉर्मूला लिख लो। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या 2g हो जाएगा। अब ये बताओ कि ये तो नहीं बदल सकता ना, तो बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलेंगे कि जब h क्या होगा मैक्सिमम, तो ऐसा तभी संभव है जब ये वाला मैक्सिमम हो जाए। और सोचो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। अब ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो साइन थीटा का वैल्यू भी 1, तो थीटा का वैल्यू कितना। इसका मतलब ये हुआ, यहां से कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि चार व्यक्ति बराबर बराबर ताकतवर हैं तो चारों व्यक्ति का क्या सेम हो जाएगा, यू मतलब वेग। तो बताओ चारों के बीच कंपटीशन लग गया, बाजी लग गया कि कौन देखते हैं सबसे ऊपर फेंक पाता है। तो बताओ वो कौन सा व्यक्ति होगा जो सबसे ऊपर फेंक पाएगा। अब मान लो चारों 90 डिग्री पर फेंक दिए तो सबका बराबर हो जाएगा। जो 90 से थोड़ा भी एंगल इधर इधर करके फेंका वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। एक क्वेश्चन लिखना इसी पर। तो देखो समझो ध्यान से, बताओ किसी एक व्यक्ति का ताकत उसके कौन से वाले वैल्यू पर निर्भर करेगा, यू वाले वैल्यू पर। तो कोई एक व्यक्ति ताकत देख, उसका ताकत देख तो वो मैक्सिमम इतने वेग से फेंक सकता है। अब बोला है कि वो इतना ताकत लगा करके अधिकतम 100 मीटर ऊपर फेंक सकता है। बस में आ रहा है? तो बोल रहा है कि अगर उसी व्यक्ति को अपने स्थान से, मान लो वो व्यक्ति यहां है, उसको अपने स्थान से अधिकतम दूरी पर फेंकना है। अपने स्थान से जमीन पर कितने अधिकतम दूरी तक फेंक सकता है, तो कितने अधिकतम दूरी तक फेंक सकता है मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है, आर मैक्स। अब सुनना ध्यान से, ये क्या था, एच मैक्स था।
अच्छा बताओ कि एच मैक्स और आर मैक्स कितना कितना आए थे, तो बोलेंगे ये आया था यू स्क्वायर बाई 2g और ये आया था यू स्क्वायर बाई जी। देखो कैसे, बताओ फॉर्मूला जो था साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g था ना, तो जब ये अपना अधिकतम मान ले लिया था तो अधिकतम मान 1 था, तो अधिकतम ऊंचाई कितना हो गया यू स्क्वायर बाई 2g। अच्छा था, रेंज का अधिकतम वैल्यू तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले में इसका मान अधिकतम रखोगे और इसका अधिकतम मान कितना होगा 1, तो रेंज अधिकतम कितना आ गया यू स्क्वायर बाई जी। ऐसा करो, दोनों को हल कर दो, डिवाइड कर दो, तो दोनों को हल करो कितना आएगा, जब हल करोगे तो इसका रेशियो आएगा एच मैक्स बाई आर मैक्स बराबर 1/2। इसका मतलब क्या हुआ 1/2, इसका रेशियो अनुपात 1/2 और इसका मतलब जितना उसका अधिकतम ऊंचाई होगा उतना जो है उसका परास या रेंज होगा। देखो 1 है 2 है, इसका मतलब ये वाला 2 होगा। अब बताओ, लेकिन बताओ एच मैक्स कितना है 100 है, तो आर मैक्स कितना होगा, देखो ये दुगना हो जाएगा, मतलब 200 होगा, तभी तो ये आएगा। ध्यान देना आर मैक्स का वैल्यू 200 मीटर होगा, नोट कर लो। ये बताओ किसी वस्तु को इस तरीके से परिवलयाकार पथ पर फेंका जाता है, इसका सोल्यूशन देखो यही है। बताओ क्या बोल रहा है, उसका परास मतलब रेंज और उसका हाइट क्या है, दोनों बराबर है। इस तरीके से फेंका जाता है कि दोनों बराबर है, तो थीटा का मान पूछ रहा है। बताओ आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू बताओ, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या जी, और यहां से एच कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या 2g। बोलो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या 2g। पता इसको ऐसे कर सकते हो क्या, ध्यान सुनना, यू स्क्वायर इसको लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। क्या दोनों बराबर है, क्या क्वेश्चन में लिखा है ना, जब दोनों बराबर है तो जब इसको भाग देंगे तो दोनों बराबर है तो 1/1 हो जाएगा। जब दोनों बराबर है तो कैंसिल होकर के 1/1 आ जाएगा, बराबर है तो। बताओ जी से जी यू स्क्वायर साइन थीटा, बताओ कितना आ गया, ऊपर बचा, ऊपर क्या बचा बताओ यू कॉस थीटा, और नीचे बचा, अब जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, ये जाएगा 4। अब देखो ये साइन थीटा, बताओ यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्या टेन थीटा बराबर क्या 4 नहीं आ गया, तो बताओ कोड कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर 4, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी एक वस्तु को एक समान चाल से दो अलग अलग कोण पर, वो भी दो अलग अलग कोण कौन कौन सा है 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों पर, पता चाल क्या है एक ही है, फेंका जाता है। तो इस केस में जो जितना दूर गिरेगा, पता आर बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन क्या जी, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 अपॉन क्या जी, ये देखो आ गया साइन 60, तो यू स्क्वायर साइन, बता 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 जी। इसको देखो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 बाई जी,
आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, इसको लिख सकते हो 90 प्लस 30, क्योंकि ये 120 आ गया, 120 को ऐसे लिख सकते हो डिवाइडेड बाई क्या जी, यू स्क्वायर साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस 30 बाई जी। बताओ इसको R1 अगर माने होते, इसको R2 माने होते, तो बताओ R1 वही है जो R2 है, देख लो R1 और R2 क्या है, बराबर। इसका मतलब समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये हो कि किसी वस्तु को तुम 30 डिग्री पर फेंको और 60 डिग्री पर फेंको, तो 30 डिग्री वाला भी वहीं गिरेगा, जब 60 डिग्री पर फेंकोगे तब भी वहीं गिरेगा। इसका मतलब ये हुआ, मतलब दोनों को अगर एक साथ बनाओ प्लेन पर, इन दोनों को एक साथ कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए, इन दोनों का देखो ऐसा बनेगा, एक को 30 से फेंका गया, एक को 60 से फेंका गया, देखो ऐसे गिरेगा, ये 60 वाला है, ये वाला 8 वाला है, उसका अधिकतम ऊंचाई ज्यादा होगा। मान लो ये S2 है और ये वाला मान लो ये H1 है, तो H1 जो कम एंगल वाले पर फेंका गया था वो कम होगा, और जो ज्यादा एंगल वाले पर फेंका गया था वो ज्यादा होगा। तो हाइट की बात अगर करते तो जिसका कोण ज्यादा होगा उसका हाइट ज्यादा होगा, लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन में रेंज की बात किए थे, तो रेंज दोनों का बराबर होगा, दोनों एक ही जगह पर गिरेंगे। जल्दी से नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, मतलब बराबर चाल से दो अलग अलग कोण पर फेंका गया, वो अलग अलग कोण है थीटा और 90 माइनस थीटा। ध्यान देना, इसके लिए रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या जी, मान लो R1 है, R2 क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2, यहाँ थीटा कोण था तो थीटा रखे थे, यहाँ 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा रखेंगे थीटा की जगह, डिवाइडेड बाई क्या जी, पता यू स्क्वायर साइन 2 वाले को मल्टीप्लाई कर दो, साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 2 थीटा। बताओ जो R2 का मान आया है क्या वो वही आया है जो R1 आया है, तो बताओ यहां से R1 और R2 दोनों सेम होने के कारण 1:1 का अनुपात आएगा। और सुना ध्यान से, इससे एक निष्कर्ष भी निकाल लो, इस रिजल्ट से और इस आंसर से निष्कर्ष ये निकाल लो कि अगर दोनों कोण को जोड़ने के बाद अगर वो 90 आ गया, अगर इन दोनों कोण को जोड़ दें और वो 90 आ गया, तो समझ जाना कि इन दोनों कोण पर अगर चाल बराबर है तो रेंज बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर 90 आ गया तो अगर चाल बराबर है तो रेंज भी बराबर आएगा। इसके पिछले क्वेश्चन में दो एंगल दिया था 30 डिग्री और 60 डिग्री, बताओ 30 और 60 को जोड़ो क्या 90 आ गया, तो वहां पर भी रेंज क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा बताओ तुमसे ये बोल दे कि दो अलग अलग कोण, एक है π/4 प्लस थीटा, चाल वही है लेकिन π/4 माइनस थीटा दूसरा कोण दे दिया, बताओ इसमें रेंज अधिक होगा या इसमें अधिक होगा, तो बोलेंगे दोनों कोण को जोड़ो, पहले बार ये चेक कर लें कि हो सकता बराबर हो जाए, जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है, क्योंकि देखो जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, π/4 π/4 π/2 आ जाएगा, 90 आ गया, मतलब रेंज क्या हो जाएगा, बराबर। समझे कि नहीं, ये लिख सकते हो, यदि नोट पॉइंट करके लिख लो, यदि पॉइंट देख लो, जैसे ध्यान देना 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में किसी भी एंगल से वस्तु को फेंका जा सकता है। अच्छा बताओ क्या वस्तु को 120 डिग्री से भी फेंक सकते हो क्या,
बोलेंगे किसी वस्तु को अगर 120 डिग्री से फेंकेंगे तो उससे बढ़िया हम इधर से 60 डिग्री बोल देंगे, हम 120 क्यों बोलने जाएंगे। तो इसका मतलब ध्यान देना, किसी भी प्रक्षेप गति का अधिकतम थीटा कितना हो सकता है, किसी प्रक्षेप गति का अधिकतम थीटा कितना हो सकता है 90। 90 से जहां पर 91 एंगल किए तो 91 का मतलब हो जाएगा कि तुम 91 इधर से मत मेजर करना, बोल देंगे 89 से। क्लियर ना। क्या दूसरा, मिनिमम न्यूनतम कितना कोण 0 डिग्री। अब यहां पर जो है एक ऐसा एंगल आया था 45 डिग्री, जिस एंगल पर या ये रखा जाए तो सबसे दूर गिरेगा, पास में आ रहा है, उस कोण पर सबसे दूर गिरेगा। और अगर इसके इस साइड भी जाएंगे या इस साइड भी जाएंगे, ध्यान देना वो रेंज जो आएगा वो जो 45 डिग्री पर आया था, 45 डिग्री पर उसके पहले कहीं गिरेगा। अच्छा ये तो हमें मालूम है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पर क्या आया था, इक्वल आया था। और बताओ अगर यहां पर ले लें, अगर हम 20 डिग्री, तो अगर 20 डिग्री पर रेंज कौन सा इधर वाला एंगल ले लें कि उसके रेंज के बराबर हो जाए, तो 70 ले लो। दिमाग में एक बात बैठा लो कि ये और ये जोड़ने के बाद अगर 90 आ गया तो जितना इस पर रेंज आएगा उतना इस पर भी रेंज आएगा। और अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद ये भी 90 आ गया तो जो इस पर रेंज आएगा वहीं इस पर भी रेंज आएगा। और ध्यान देना 45 डिग्री से जितना पीछे जाओगे उतना आगे भी जाओगे तो दोनों पर रेंज बराबर होंगे। जैसे 45 से 15 डिग्री पीछे आओगे तो 30 डिग्री मिल जाएगा, 45 से 15 डिग्री पीछे आओ तो 30 डिग्री मिलेगा। अब 45 से 15 डिग्री आगे जाओगे तो 60 मिलेगा। ध्यान देना अगर यहाँ से बराबर बराबर इधर और इधर गए तो दोनों पर रेंज क्या मिल जाएंगे, सेम मिल जाएंगे। बताओ कितना पीछे गए कि 20 डिग्री मिलेगा, तो बोलेंगे 45 से 25 डिग्री पीछे जाएंगे तो 20 मिलेगा। तो ऐसा करो 45 से 25 आगे जाओ, तो तब 45 से 25 आगे जाने वाला कि 45 में 25 जोड़ दो, 70 मिल गया। ध्यान देना इस पर रेंज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम ये क्यों समझा रहे हैं, इससे तुम्हें फायदा मिलेगा। अगर हम तुमसे ये बोल दें कि बताओ 30 डिग्री पर ज्यादा दूर गिरेगा, ध्यान देना जितने भी बातें कर रहे हैं सब में चाल बराबर है, चाहे कोई भी एंगल पर फेंका जा रहा है चाल क्या है, बराबर है। मतलब 30 डिग्री पर ज्यादा दूर गिरेगा या 51 डिग्री पर, दो अलग अलग कोण पर फेंका गया है, कब वो ज्यादा दूर गिरेगा। तो बोल ध्यान देना, बताओ 30 और 51 के बीच में 45 डिग्री है, 30 और 51 के बीच में क्या है 45 डिग्री। 45 को जो नजदीक होगा उसका रेंज ज्यादा होगा, उसका परास ज्यादा होगा। मतलब 45 से कितना दूर जाओगे तो 51 मिलेगा, और कितना पीछे जाओगे तो 30 मिलेगा, 15 डिग्री। ध्यान देना यहां पर जो R1 मिलेगा और यहां पर जो R2 मिलेगा, मतलब 45 के पास कौन है 51 वाला, जो 45 के पास होगा उसका परास या रेंज अधिक होगा, क्योंकि 45 वाला सबसे ज्यादा देता है। फिर यहीं से इधर भी घटता है और यहीं से इधर भी घटता है, तो जो इसके नजदीक पाया जाएगा उसका परास क्या होगा ज्यादा, इससे जो दूर पाया जाएगा जैसे 15 हो गया तो इसका परास कम हो जाएगा, तो R1 ज्यादा हो जाएगा R2 से। बात समझे कि नहीं। तो रिलेशन अगर पूछा कि किस पर दूर जाएगा, हमें 51 डिग्री का वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन बिना 51 डिग्री के वैल्यू को मालूम किए ही रिलेशन तो बता ही सकते हैं कौन ज्यादा कौन कम होगा। कितना होगा वो नहीं पता कर सकते क्योंकि 51 डिग्री का वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन ज्यादा कम पता कर सकते हैं। नोट कर लो इसको। जो रेंज होता है और H मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम हाइट अधिकतम ऊंचाई, तो रेंज वाले केस में क्या होता है 45 के तुम इधर जाओगे 90 तक और इधर जाओगे 0 तक, तो इधर भी परास घटेगा
और इधर भी परास घटेगा। लेकिन अधिकतम ऊंचाई के साथ उल्टा केस होता है, 0 से 90 डिग्री तक घटेगा। इधर जाओगे तो, इधर जाओगे तब भी क्या करेगा, घटेगा। लेकिन यहाँ पर 0 से 90 तक जाओगे तो 0 से 90 तक बढ़ते जाना, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा हाइट। मतलब कि 30 डिग्री पर फेंकोगे जो हाइट मिलेगा, 40 पर फेंकोगे तो उससे अधिक हाइट में गिरेगा, 45 पर फेंकोगे तो उससे भी हाइट पर गिरेगा, 50 पर फेंकोगे तो ऊपर तो ऐसे जाएगा, लेकिन तो 40 और 50 दोनों मिल करके 90 हो गया। देखो कोड बढ़ रहा है, देखो ये हाइट भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। देखो 50 वाले का और बढ़ गया, लेकिन ध्यान देना 50 वाला 40 के पास गिरेगा। पता ये कौन वाला था, 30 वाला था। ये कौन था, 40 वाला। ये कौन था, 50 वाला ना, 45 वाला। ध्यान देना ये कहाँ गिरेगा, ये 40 वाले के ऊपर गिर जाएगा। समझे कि नहीं। सॉल्यूशन बोल रहा है वस्तु को 36 से 60 डिग्री बनाते हुए 100 जूल एनर्जी के साथ, ध्यान देना 100 जूल एनर्जी के साथ फेंका जाता है, तो ये एनर्जी किस रूप में होगा, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो 100 जूल से फेंका गया, तो ये जो 100 जूल एनर्जी है वो किस रूप में होगा, गतिज ऊर्जा में। तो बताओ, बोल रहा है कि जब उसके अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो यहाँ पर उसका कितना एनर्जी होगा। तो एनर्जी मतलब क्या पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा। ऐसा करो, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर एम क्या होता है, मास या द्रव्यमान, वी क्या होता है, स्पीड। ज्यादा अच्छा होगा स्पीड, वेलोसिटी मत बोलना, क्योंकि वी स्क्वायर है ना, ये क्या होगा, चाल होगा, स्पीड होगा। अब बताओ, ये द्रव्यमान हो गया और ये चाल हो गया। तो ये बताओ, शुरुआत में अगर वो यू वेग से फेंका गया होगा, मान लेते हैं, अभी मान लो बाद में सब कट पिट जाएगा, लास्ट में जो आंसर तुम्हें आना चाहिए वो आ जाएगा। तुम स्पीड यू मान लो, द्रव्यमान एम मान लो, क्वेश्चन हल करने का यही तरीका है। तो जो द्रव्यमान यहाँ है वही द्रव्यमान यहाँ भी होगा, द्रव्यमान में तो कोई अंतर आएगा नहीं। लेकिन अभी इसका चाल यू है, यहाँ पर इसका चाल कितना होगा, ये पता करो। तो ध्यान देना, जब किसी वस्तु को यू वेग से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है, तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर उसके वेग का मान u cos थीटा होता है। क्यों, क्योंकि जो y वाला पार्ट होता है वो अधिकतम ऊंचाई पर 0 हो जाता है। तो जब y वाला भाग वेलोसिटी का 0 हो जाएगा तो केवल x में ही बचा, वो कितना हो गया, u cos थीटा। अब बताओ, इसका मतलब कि अगर यहाँ पर गतिज ऊर्जा लिखा जाए शुरुआत में, तो क्या वो हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर। पता यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे यहाँ पर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा होगा हो जाएगा हाफ एम यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये बताओ कि इसको लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना होगा जी। अब बताओ कि शुरुआत का काइनेटिक एनर्जी और अंतिम काइनेटिक एनर्जी का अनुपात क्या आएगा, तो हाफ एम यू स्क्वायर बाई हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ, हाफ एम यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, अंतिम गतिज ऊर्जा है, वो क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। देख रहे हो। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें प्रारंभिक गतिज ऊर्जा दिया है क्या, 100। अंतिम गतिज ऊर्जा कहाँ पूछ रहा है, यहाँ पर वही का अनुपात आया है ये, तो अंतिम गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। लेकिन ध्यान देना, शुरुआत ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा का अनुपात तभी आएगा जब वो अपने अधिकतम ऊंचाई पर होगा। मतलब ये रिलेशन बस में बताओ, 1 बाई कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो ध्यान देना, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कॉस 60 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4।
दिया जाएगा 100/k फाइनल बराबर 1/1/4। 4 चला गया ऊपर, और इधर इसको अब कितना आ जाएगा, दिया जाएगा k फाइनल बराबर आ जाएगा 100 × 1 क्या 4। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ये आ गया 25 जूल। पता इस टाइप क्वेश्चन कर लोगे ना आप। पहली बार थोड़ा नया क्वेश्चन था, ऊर्जा का नाम आ गया, कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें गतिज ऊर्जा का बेसिक फॉर्मूला याद होगा, तुम नियम से करते जाना, तुम आंसर तक पहुंच जाओगे। पहली बार आया है, सीखने के लिए मिला होगा, इसको सीख लो। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ग्राउंड से फेंका गया था, ग्राउंड पर पहुंचा था। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, किसी बिल्डिंग से, टावर से, मकान से किसी वस्तु को इधर फेंकेंगे। बता रहा है, मतलब किसी मकान की वस्तु को 36 दिशा में ऐसे फेंकेंगे, और इसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान देना। जैसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, कितने समय बाद, जब मकान से 36 दिशा में फेंका गया था तो कितने समय बाद वो जमीन पर गिरेगा, पहला समय पूछेगा। दूसरा पूछ सकता है कि इसके बेस से कितना दूर जाकर के गिरेगा, ये पूछ सकता है। हाँ, क्या क्या दिया रहेगा, तो बिल्डिंग का हाइट, ऊंचाई दिया रहेगा, और क्या दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, और ये भी दिया है, और ये दोनों पूछ रहे हैं। तीसरा एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान देना। वो बोलेगा जब जमीन पर टकराएगा तो टकराते समय उसका वेग कितना होगा। तो अगर वेग मालूम करना है, पहली बात दिमाग में सेट कर लो, ये 2D मोशन है कि 1D मोशन है, ये 2D मोशन है। मतलब ये जो है एक प्लेन में गति कर रहा है, ये सीधी रेखा में से गति नहीं कर रहा है। तो 2D है, तो 2D मोशन में क्या करते हैं हम लोग, उसको एक्स और वाई दो एक्सिस में तोड़ करके उसका स्टडी करते हैं। बस में आया। अब बताओ, जब एक्स और वाई दो पार्ट में स्टडी करेंगे, ध्यान देना, कैसे टाइम निकालेंगे, कैसे दूरी निकालेंगे, कैसे वेग निकालेंगे। क्लियर ना। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन पर जा रहे हैं अभी। इधर देखो, मतलब बिल्डिंग का हाइट कितना है, 20 मीटर है। यहां से वस्तु को 36 दिशा में फेंका जाता है, कितने से बताओ, 30 मीटर पर सेकंड से। बताओ इसका गति कैसा होगा, तो बोलेंगे इस तरीके से गति करेगा और कहीं यहां पे गिरेगा। क्लियर ना। तो ध्यान देना, देखो इस पूरे को ऐसा करो, एक्स और वाई एक्सिस में बांट लो, एक्स और वाई एक्सिस में, मतलब इधर क्या मान लो एक्स एक्सिस, और इधर क्या मान लो वाई एक्सिस। अब ध्यान सुनना, पता जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, ऐसे जाता था इस तरीके से, तो मान लो यहां का स्टडी करना होता था, यहां का अगर पोजीशन मान लो हमें ज्ञात करना होता था, तो इधर हम लोग x मानते थे, इधर y मानते थे। इसका x पर ये दूरी होता था, y पर ये दूरी होता था। x को मालूम करने के लिए x0 प्लस uxt प्लस हाफ xt स्क्वायर लगाते थे। अरे यही फॉर्मूला डिराइव करके लाए थे ना हम लोग स्टार्टिंग पढ़ते समय। तो x की दिशा में पढ़ेंगे तो यहां पर x रखते जाएंगे, x की दिशा का फॉर्मूला बन जाएगा। y के बारे में पढ़ेंगे तो y0 प्लस uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर हो जाएगा y का मान। तो ध्यान देना, शायद तुम्हें याद होगा, बताए भी थे ये भी, कि जितना समय ये अपने वास्तविक वाले रास्ते पर लगाएगा जाने में यहां से यहां पर, तो जितना समय वास्तविक वाले रास्ते पर जाने में लगाएगा, उतना समय वो यहां से यहां पर x में जाने में लगाएगा, और उतना ही समय y में यहां से यहां तक जाने में लगाएगा। बात समझ में आ रहा है।
मान लो उसको अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचना है, तो अधिकतम ऊंचाई का एक्स में ये हो जाएगा और वाई में ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो जितना समय उसको यहाँ से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगेगा, उतना ही समय उसको यहाँ से यहाँ पर जाने में लगेगा, और उतना ही समय इसको यहाँ से यहाँ पर जाने में लगेगा। तो जैसे यहाँ पर तुम बताते थे ना कि कितना टाइम किसमें किसमें लगेगा, उसी प्रकार यहाँ भी तुम जवाब दे सकते हो। ध्यान देना, उसको यहाँ से इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर गिर रहा है वो। तो ध्यान देना, अगर y की बात करें तो y में जितना समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, यहाँ से देखो वास्तविक रास्ता कौन सा है, ये है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा वो उतना ही लगेगा जितना यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, और जितना x वाले में यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। इसको ध्यान दे रहना, जितना समय इसको x में यहाँ से यहाँ पर जाने में लगेगा, उतना ही समय इसको y में यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, उतना ही समय उसको वास्तविक वाले रास्ते पर यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। तुम इस वाले लेक्चर से इसको भी सीख सकते हो। अब आगे बढ़े सोल्यूशन की तरफ। अब ध्यान देना कैसे इसको हल करेंगे। पहला बताओ, तुम्हें टाइम निकालना है। अगर तुम्हें टाइम निकालना है, क्या कौन सा टाइम, किस प्रकार का टाइम, जमीन पर तो जमीन पर किसी वस्तु को जमीन पर लाने के लिए सिर्फ y के दिशा वाला वेग जिम्मेदार होता है। x के दिशा वाला वेग तो ध्यान दोगे तो वो चलता ही जाएगा, उसको जमीन पर लाने वाला कौन है, वाला है। मतलब जमीन पर पहुंच रहा है, तो y में अगर तुम्हें गति का अध्ययन करना है तो और इस दिशा में अलग। अब सुनना ध्यान से, बताओ जो प्रारंभिक उसका वेग है, प्रारंभिक वेग बताओ वो किस दिशा में है, x की दिशा में है। x की दिशा में है तो प्रारंभिक वेग y की दिशा में कितना होगा, तो बोलेंगे 0। ध्यान देना, वस्तु को प्रारंभिक वेग केवल x की दिशा में मिला है, तो वो x की दिशा में गति करेगा। तो बताओ y की दिशा में कितना वेग होगा, शुरुआत में कुछ भी नहीं होगा, शुरुआत में y की दिशा में कुछ नहीं होगा गति मतलब वेग। तो क्या यहां से लिख सकते हो क्या, इसका uy 0 होगा जबकि ux 30 हो जाएगा। अच्छा बताओ x, क्योंकि ये ध्यान देना मकान तो ऐसे ही बना होगा ना, ऐसे मकान ऐसे बना होगा ना, जैसे तुम फेंकोगे जो ऐसे गिरेगा, जी जो त्वरण है जब हवा में गति करेगा तो जी किधर लगेगा, नीचे। तो ध्यान देना यहाँ पर ए वाई होगा 10 नीचे की तरफ, और जबकि ए एक्स कितना हो जाएगा। ऐसा करो, तुम्हें अगर टाइम मालूम करना है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का, तो ध्यान देना यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कौन जिम्मेदार, सही वाला, तो वाई वाले वाला ये फॉर्मूला लगाओ, वाई वाला फॉर्मूला लगाओ। कि मालूम है क्या, नहीं मालूम है क्या, नहीं मालूम है, तो तुम इस फॉर्मूले से कोई आंसर ला नहीं सकते, क्योंकि मालूम है तो एक ही समीकरण मिला और दो दो अज्ञात राशि हो गए, इसको भूल जाओ। तुम याद करो y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसको सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अगर इसको ऐसे लिख दें y माइनस वाई नॉट इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, क्या किए, इसको इधर लेते गए घटा दिए, जब इसको इधर घटा दिए तो बताओ यही तो विस्थापन है, तो बताओ इसी को विस्थापन को s लिख दो। बताओ s लिखोगे तो s बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब ध्यान देना, इसको ऊपर यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान समझो, s इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर।
बताओ ये क्या हो, आई माइनस, बताओ वाई में विस्थापन का मतलब यहां से यहां पर पहुंचने का मतलब वाई में कहां से कहां पर पहुंचा, यहां से यहां पर पहुंचने का मतलब वाई में वो यहां से यहां पर पहुंच गया। जब वाई में यहां से यहां पर पहुंच गया तो विस्थापन का दिशा किधर है, जब यहां से यहां पर पहुंचेगा तो विस्थापन की दिशा नीचे हो गया। अब बताओ विस्थापन का दिशा नीचे हो गया। अब बताओ जी का दिशा, जो ए वाई है, जो यहाँ पर जी है, बताओ जी का भी दिशा किधर हो गया, नीचे। ध्यान देना, ये एक सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है और ये भी सदिश राशि है, लेकिन वाई मतलब प्रारंभिक वेग वाई की दिशा में क्या है, जीरो। ये पूरा तो जीरो हो गया, तो इसके बारे में सोचना ही मत जो जीरो हो गया। ध्यान देना, ये विस्थापन सदिश राशि, ए वाई त्वरण है वो भी सदिश राशि, इसका जो दिशा है वो भी नीचे है, इसका भी दिशा नीचे है, तो दोनों को प्लस प्लस मान लो। जब दोनों का दिशा एक ही होगा तो विस्थापन की दिशा में प्लस मानोगे तो त्वरण हो गया जीरो, हाफ, ए वाई हो गया 10, समय हो गया टी स्क्वायर। देखो यहाँ से सब कट पिट करके जो है कितना आएगा, टी स्क्वायर का मान 4 आएगा। बताओ टी का मान कितना आ गया, 2 सेकंड आ गया। इस समय क्योंकि वेग नहीं मालूम था, तो दूसरा ट्राई मारे। तीसरा एक और फॉर्मूला होता है लेकिन उसको यूज नहीं करते क्योंकि उसमें समय ही नहीं होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। कहीं समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो फॉर्मूला लगाने कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ से तुम क्या मालूम कर लिए बताओ, उसका समय। अब बताओ कि तुमसे और क्या पूछ रहा है, मकान के आधार से कितने दूरी पर गिरेगा। अगर तुम्हें ये करना है कितने दूरी पर गिरेगा, तो बताओ दूरी किस दिशा में है, एक्स की दिशा में कि वाई की दिशा में, ये वाला दूरी किस दिशा में है, एक्स में। तो बताओ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इसको इधर कर दो तो एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बताओ यही क्या है, विस्थापन है, जहां से चला और जहां पर गया। देखो यहां से चला है, यहां पहुंचा है, तो एक्स में कहां से कहां पर गया, तो बोलेंगे एक्स में यहां से यहां पर गया, तो यहां से यहां पर जाने मतलब यही विस्थापन है। एस बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बताओ विस्थापन ही तो हमें मालूम करना है, जमीन से कितना दूर गया आधार से, यही मालूम करना हो गया। बताओ यू टी मतलब यू एक्स कितना दिया है 30, समय कितना 2, प्लस देखो ये पूरा जीरो, 60 मीटर आ गया। ध्यान देना, ये पहली बार हम लोग सीख रहे थे इसलिए इतना नियम से हम लोग कर रहे हैं। जब दूसरी बार इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम शॉर्ट ट्रिक से तुम ऐसे लगाना स्पीड बढ़ाने के लिए। ध्यान देना, कोई भी अपने मन से हम एक वैल्यू ले ले रहे हैं, ध्यान सुनना। स्पीड बढ़ाने के लिए देखो, मान लो इस बिल्डिंग का हाइट हो गया 45 मीटर और यहां से फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। बताओ ऐसे गिरेगा ना, ऐसे समय ज्ञात करना है और दूरी ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, समय के लिए क्या करेंगे, वाई वाले पार्ट को देखेंगे। तो सिंपल सा है, देखो कौन कौन बचा था, ये सब फॉर्मूले में कौन कौन लास्ट में बचा था, तो बोलेंगे एस बचा था। एस कोई ज्यादा अच्छा होगा, तुम हाइट की तरह मान लो, एस यही ना, एस था यहाँ पर 20 मीटर, इसको तुम एच मान लो। तो एच यहाँ पर बचा था, बाकी ये पूरा गायब हो गया था, ये बचा था। तो क्या यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, समय निकालना हुआ तो एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। देख लो, कंपेयर कर लो, बताओ यहाँ पर एच बचा था, एच बराबर यूटी जीरो था, इसलिए क्योंकि क्षैतिज में फेंका गया था, तो वाई के दिशा में वेग जीरो हो गया था, तो ये वाला जीरो हो गया था। तो ध्यान देना, बचा क्या, हाफ, ए वाई हमेशा जी होता है, वाई की दिशा में क्या होगा, जी होगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान देना, हाइट वाले से समय का संबंध ऐसा होता है, पहला चीज। दूसरा, बताओ जितना समय इसको यहाँ से यहाँ पर जाने में लगेगा उतना समय उसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा और उतना ही समय उसको यहाँ से यहाँ पर आने में लगेगा। तो जो x होगा, देखो x के लिए क्या बचा था,
एक्स जब निकालना था ये वाला वैल्यू, तो वो था, ये पूरा गायब हो गया था। एक्स की दिशा का वेग इंटू समय, तो एक्स बराबर यू टी, देखो ध्यान से, सिर्फ इतना बचा था, तो इसका मतलब एक्स निकालना होगा यू टी। ध्यान देना, ये 36 वेग है, 36 वेग है, मतलब 36 दिशा में जो वेग से फेंका गया है वो वेग का मान ये यू है। तो इसके सहायता से तुम समय निकालोगे और उस समय को जब तुम गिरेगा वो आ जाएगा। समझे कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को पहले हल कर लो नियम से, हल करने के बाद ये ट्रिक याद कर लेना, क्योंकि इसका रिजल्ट ऐसा ही आया है। हाइट के लिए हाफ जी टी स्क्वायर और एक्स बराबर क्या, यू टी। ये बाद में सॉल्यूशन हल करने के बाद, नोट करने के बाद, इसको बाद में नोट कर लेना अलग से। इस टाइप के क्वेश्चन में तुरंत ही आंसर लाएगा, हमें ज्यादा कुछ ऐसा करना नहीं है। 45 मीटर अभी रहने तो इसी को हल करते हैं, अभी पहले इसको नोट कर लो, तो इसको हल करके लाते हैं कितना कितना आएगा। ये बताओ क्या भी लिए थे, बिल्डिंग का हाइट कितना है, बताओ कितना है, 45 मीटर। कितना से फेंका गया था, 20 मीटर पर सेकंड से, ऐसे गिरेगा। तो बताओ हाइट हाफ जी टी स्क्वायर एक्स यूटी के बराबर, बताओ हाइट 45 मीटर दिया है, जी का मान 10, टी स्क्वायर, बताओ यहां से टी स्क्वायर का मान 9 और टी का मान 3 सेकंड आ गया। जो समय वाई वाले की सहायता से लाए हो वो समय तुम यहां रख देना, और इसके बारे में फिर दोबारा बोल देना है, ये 36 दिशा वाला वेग है, और वही 20 हो जाएगा इंटू 3, 60 मीटर ये आ जाएगा। पास में आया? तो इसमें तुम्हारा टाइम कम लग जाएगा, जल्दी से आंसर ला दोगे। इसका सोल्यूशन देखो, पीछे ध्यान देना, ऐसे किया जाता था में, प्रारंभिक वेग में सिर्फ एक्स की वेग, क्योंकि वाई की दिशा में कुछ होता ही नहीं था, अंतर है। ध्यान देना, 20 का 30 डिग्री की तरफ कितना आएगा, 10√3 आएगा, इसका इधर की तरफ 10√3 कंपोनेंट, ऐसे वो तुम कर लेना, 20 cos 30 इधर आएगा, 20 cos 30, और बता इधर कितना आएगा, तो 20 sin 30, साइन का वैल्यू 1/2, तो 20 इंटू 1/2। अब ध्यान देना, देखो कितना दूर जाता था, वो होता था x, जो बराबर होता है था ux इंटू टी, जहां पर ux होता था x की दिशा का वेग, और समय होता था जितने समय में जमीन पर आएगा। जैसे यहां पर दूरी निकालने के लिए, ये निकालने के लिए जो x की दिशा में वेग और टोटल समय लगता था मल्टीप्लाई करते थे, यहां पर भी कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, यहां पर भी अगर x निकालना हुआ तो x बराबर जो x की दिशा का वेग है इंटू जितना समय इसको यहां से यहां पर आने में लगेगा, उसी के माध्यम हम लोग x का दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि ना x बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता था प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो x दिशा में त्वरण जीरो होता है ना, जब x त्वरण जीरो होगा भाग जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा। तो देखो इन अंतर नहीं आया, बस अंतर आएगा कि यहाँ पर y की दिशा में प्रारंभिक वेग जीरो हुआ करता था, यहाँ पर की दिशा में कुछ वेग आ गया, बस क्वेश्चन में अंतर यही है। क्या करेंगे, बोलेंगे देखो y वाले के माध्यम से निकाल लेंगे, क्योंकि जमीन पर लाने के लिए कौन जिम्मेदार, y की दिशा वाला मोशन, y की दिशा वाला जो गति होगा वो जमीन पर लाएगा। तो तुम इस क्वेश्चन को जो है शायद कर चुके हो 1D वाले मोशन में, जब 1D पढ़ा रहे थे तो शायद ऐसा क्वेश्चन दिए थे, किसी बिल्डिंग से ऊपर से ऐसे ऊपर फेंका था ऐसे, बताओ कितने समय बाद वो जमीन पर आएगा,
ऐसा क्वेश्चन 1D में करवा चुके हैं। तो जो ये वाई वाला गति का अध्ययन करोगे, ये पिछले 1D मोशन की तरह हो गया। याद करो यहाँ पर कैसे कैसे मान रखते थे, ध्यान देना। उसी तरीके से यहाँ भी रखेंगे। तुम अगर दिक्कत होगा तो तुम 1D वाला इस 1D में जो करवाए थे क्वेश्चन वो दोहरा लोगे, तो ये समझना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो बताओ, वाई वाले के माध्यम से क्या कर लोगे? वाई वाले के माध्यम से क्या कर लोगे? समय ज्ञात कर लोगे। कैसे? देखो ध्यान देना, एस बराबर यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ध्यान देना, फिर तुम्हें याद दिला रहे हैं, ये तीनों सदिश राशि हैं। कौन कौन? एस, एस मतलब विस्थापन, विस्थापन है किया, इस रास्ते से गया कोई मतलब नहीं, वही विस्थापन। जो एस का दिशा होगा वो यहां से होगा। अच्छा, तो प्लस है, तो बताओ ये भी है प्लस। कितना प्लस? 40 मीटर दिया है, देख लो ये ऊंचाई कितना दिया है, 40 मीटर। मतलब एस का मान 40 रखोगे, वो भी प्लस में, बराबर। लेकिन विस्थापन का दिशा नीचे है, जिधर तुम प्लस माने हो उसके उल्टा है प्रारंभिक वेग। जब प्रारंभिक वेग उल्टा है उस विस्थापन की दिशा के, तो माइनस हो जाएगा, -10t। एकदम ऐसे 1D में सब प्लस माइनस क्लियर करा रहे थे, अगर तुम्हें याद होगा तो। एकदम वैसे ही हम यहाँ पर बता रहे हैं। प्लस हाफ, वाई की दिशा में जी किधर है? वाई की दिशा में जी नीचे है, और जी नीचे मतलब प्लस में, क्योंकि नीचे प्लस माना गया है। 10 इंटू टी स्क्वायर। बस, बाकी तुम्हारा काम है इसमें, बाकी तुम इसको हल करो। कितना? 5 से कट टी स्क्वायर माइनस टी। तो यहाँ से हल करना तो सीधा 4 लगा करके, अब इसको हम हल नहीं करेंगे, इसको सीधा 4 लगा करके हल करना। ये आएगा टी का मान 4 सेकेंड। कितना आएगा? सीधा 4 लगा करके हल करना, और तुम्हें ये पता करना सही है गलत, 4 का मान रख के देख लो। ये 16 आ गया, ये 8 माइनस में, ये 8 माइनस में, तो ये भी -16। ये 16 -16 0, सेटिस्फाई कर गया उसको। तो ध्यान देना, टी का मान 4 सेकंड आ गया। अब देखो समय आ गया ना, अब तुम क्या ये चाहते हो? तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो कंपोनेंट x में टूटा है वो 10√3 है, तो 10√3, और ये जो समय होता है ये टोटल वाला, वही वाला x को निकालने में रखते हैं, क्या 40√3 हो जाएगा।